गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो क्योंकि एग्ज़ाम का सीज़न चल रहा है और रिसेंटली 27 मई को ही मुंबई यूनिवर्सिटी का पेपर भी फिनिश हुआ है। कई बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कमेंट सेक्शन के द्वारा मेरे दोनों ही चैनल पे, मेन चैनल पे और बीटेक प्लस पे भी, कि सर एक ऐसी वीडियो बनाइए कि जिससे कि हम ये असेस कर पाएँ कि कौन से सवाल हमें अटेम्प्ट करने चाहिए, कौन से छोड़ने चाहिए, या फिर हमें कितना पढ़ाई करना चाहिए। या सीधे शब्दों में बोलूँ कि सर कैसे कम से कम पढ़ाई करके हम एग्जामिनेशन को पास कर सकते हैं, इस पर कोई वीडियो बनाए। तो ये सारे प्रश्नों को जो है आज के सेशन में मैं एड्रेस करूंगा। वीडियो कितना लंबा होगा मुझे नहीं पता, वो तो बनने के बाद ही पता चलेगा। तो आप लोगों को ना, जिनके भी अभी ड्राइंग के पेपर होने वाले हैं, ठीक है, आने वाले 1 महीने के अंदर या फिर आगे फ्यूचर में भी, किन किन बातों का आप सभी को ध्यान रखना है, भाई इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। ठीक है, प्रश्नों का चुनाव कैसे करना है, हाउ टू सिलेक्ट द राइट क्वेश्चंस फॉर यू। ठीक है, अगर बहुत अच्छी प्रिपरेशन अगर आपने की है तो भाई क्वेश्चंस की संख्या तो आपके पास बहुत रहेगी। भाई मुझे तो ये भी आता है, ये भी आता है, तो आपको छोड़ना पड़ेगा। यार इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है तो इसको छोड़ देते हैं। जिसमें कम टाइम लगेगा उसको आपको चुनाव करना है। ठीक है, देखिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में कहीं पे 50 नंबर का पेपर होता है, कहीं 60 का, कहीं 70 का, कहीं 80 का। तो इन सारी बातों का ना आपको ध्यान रखना है। ठीक, मार्क्स कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ पेपर में ईगो साइड में रखो। अगर सब कुछ आता है, हमेशा आसान सवालों को चुनो और उसमें अपना बेस्ट आउटपुट दो। ठीक, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो जो बिल्कुल बैटमैन होते हैं, एग्जाम की एक रात पहले पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ऐसे में भी आप किस प्रकार से एग्जाम को पास कर सकते हैं उसकी निंजा टेक्निक आपको सिखाएंगे, बट ये मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा। कम से कम परीक्षा स्टार्ट होने से 1 महीना पहले आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। क्योंकि देखिए जब आपका एग्जामिनेशन होता है ना, मेन एंड सेमेस्टर एग्जाम मतलब, या फिर यूनिवर्सिटी का एग्जाम, उससे पहले आपके क्लास टेस्ट भी होते हैं। क्लास टेस्ट भी कम से कम 2 से 3 होते हैं। अगर 2 क्लास टेस्ट भी मैं मान के चलूँ तो आपके 2 यूनिट या 2 मॉड्यूल के प्रिपरेशन तो आपके ऑलरेडी हो जाते हैं। वहाँ पे भी नहीं पढ़ रहे हो भाई तो दिक्कत है, क्लास टेस्ट में पढ़ लिया करो। उसके जो मार्क्स है कई बार यूनिवर्सिटी में जुड़ते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में जुड़ते हैं, कुछ में नहीं भी जुड़ते होंगे। ठीक है, तो जो भी है अपने हिसाब से उसको देखना है। मेरे पास 2 क्वेश्चन पेपर्स हैं आज। एक रीसेंट 27 मई को जो पेपर हुआ मुंबई यूनिवर्सिटी का, उसका पेपर है, और इसके भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मैंने बनाए रखे हैं। ठीक है, दूसरा मेरे पास पेपर है, एक स्टूडेंट ने मेरे भेजा है, वो है RGPV का। ये वाला कब का है ये पेपर? तो ये दिसंबर 2023 का पेपर है। इन दोनों क्वेश्चन पेपर को अच्छे से मैं एनालाइज करूंगा, कैसे क्वेश्चंस का आपको चुनाव करना है। आप देखिए मैं सारे पर्सपेक्टिव से बताऊंगा। ठीक है, जिसका प्रिपरेशन वीक है उसके हिसाब से भी, जिसका प्रिपरेशन स्ट्रांग है तो भाई वो तो ऑलरेडी चांदी में, सोने और चांदी में है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। ध्यान से देखना है, हर बात को मेरी समझना है और फिर अपनी स्ट्रैटेजी खुद से बनानी है। ठीक है, ओके, चलें स्टार्ट करें। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर पे। भाई 1 मिनट, ऑडियो बरोबर ले रहा है? हाँ जी बिल्कुल। ये आया था क्वेश्चन 27/5/2024 का। ठीक है, सारे ब्रांचेस के लिए। आप देखिए अधिकतम अंक कितने हैं? 60 अंक, 60 मार्क्स। अच्छा एक और चीज़, यार ये सब पढ़ लिया करो, ज़रूरी है इसको पढ़ना। ठीक है, और एक और टिप दे दूं, कई बार बच्चे क्या करते हैं, चलो उसको बीच में ही बताऊंगा, छुपा के रखते हैं। ये क्या गलती करते हैं जिससे बहुत ख़राब इम्पैक्ट पड़ता है पेपर चेकर पर, इवैल्यूएटर पर। यार ये सब इंपॉर्टेंट है, आप कम भी बना के आओगे ना तब भी आप पास कर सकते हो, लेकिन ऑनेस्ट अटेम्प्ट होना चाहिए यार, उसमें दिखना चाहिए बंदे को कुछ आता है। जो टाइम पास करने के लिए आया है क्वेश्चन पेपर में और ये सब लिखना कि सर मुझे पास कर दो, ये मेरा, मैं इसमें ऑलरेडी मेरा बैक लग चुका है, या मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है, ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, हाँ जी जूम करें तो देखिए आपके सामने यहाँ पर 4 प्रश्न आपको बनाने हैं। 60 को 4 से डिवाइड कर दो, हर एक सवाल जो है 15 मार्क्स के लिए है। ठीक है, कितने ऑप्शन हैं आपके पास? 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 ऑप्शन है। हर एक क्वेश्चन में मैं देख रहा हूँ, हर एक में तो नहीं, जैसे क्वेश्चन 1 में 2 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन 2 में सिंगल है। ठीक है, होल सम है सीधा 15 नंबर के लिए, क्वेश्चन 3 भी सीधा 15 नंबर के लिए, 4 सीधा 15 नंबर के लिए, क्वेश्चन 5 में 2 पार्ट्स हैं। जनरली ऐसा देखा जाता है, या पेपर जब हम सेट करते हैं तो जो 2 पार्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि वहाँ पर टाइम ज़्यादा लगेगा तो हम लेवल ऑफ डिफिकल्टी को गिरा देते हैं। जो 2 अलग अलग सवाल होगा ना, एक 6 नंबर का और एक 9 नंबर का, तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी को थोड़ा सा कम कर दिया जाता है। क्या किया गया है कि नहीं वो भी मैं बताऊंगा आपको। और फिर छठवां सवाल, इसके भी 2 पार्ट्स हैं,
देख पा रहा हूँ मैं कि एक सवाल लाइन का है और दूसरा आइसोमेट्रिक व्यू का है। ठीक है, ये बात हो गई। 4 सवाल बनाने हैं, 15 को 4 से गुणा करोगे कितना हो गया, 60 नंबर हो गया। भाई आप कोई भी यूनिवर्सिटी के हो भारत के, इस वीडियो को देखो और अपनी स्ट्रैटेजी खुद से बनाना। कुछ कुछ बातें जो रहेंगी उनको ध्यान रखना है आप। ठीक है, सबसे पहला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 1, जरा इसको पढ़ते हैं। शुरू के 10 मिनट सिर्फ क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज करना है और ये डिसाइड करना है कि भाई मैं कौन से सवाल बनाने वाला हूँ। हाँ, हो सकता है कि आपका जजमेंट सही ना हो, ठीक है, ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ी सी स्ट्रैटेजी में प्लान बी भी रखना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्लान ए में हम कोशिश करेंगे कि सब कुछ कवर हो जाए। भाई ये सवाल मुझे बनाना ही बनाना है, ठीक है, और कैसे बच के निकलना है दिखते जाओ। ये जो सवाल है ये एक्चुअली में इनवॉल्यूट का है। यहाँ पे धागे की लंबाई दे रखी है 115, ठीक है। एक डिस्क के ऊपर आपको क्या करना है, इसको वाउंड करना है, लपेटना है। डिस्क का लंबाई, अच्छा डिस्क का डायमीटर है, लंबाई नहीं है, 40। तो 40 है, तो सीधा जब इनवॉल्यूट का क्वेश्चन आता है ना, आप देख लो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और सरकमफ्रेंस के बीच में एक कंपेरिजन करके 40 को जैसे ही मैं पाई से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक, पता नहीं तुमको दिखेगा कि नहीं, 40 मल्टीप्लाइड बाय पाई इज इक्वल टू कितना आता है, 125। ये क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 125 से कम है। तो ये थोड़ा एडवांस सवाल है इनवॉल्यूट का। अगर आता है तो ही बनाओ, नहीं तो छोड़ दो। बेसिक केसेस मैंने देखा है, मुंबई हो या पुणे यूनिवर्सिटी हो, वो लोग बेसिक केसेस नहीं पूछते हैं। या तो स्ट्रिंग लेंथ ज़्यादा रहता है या फिर स्ट्रिंग लेंथ कम रहता है। और आपको इस प्रकार के सवाल मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, इनवॉल्यूट टाइप करना आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इनफैक्ट पुणे यूनिवर्सिटी या मुंबई यूनिवर्सिटी का भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे, हर बार आपको इनवॉल्यूट पर सवाल उसमें जरूर मिलेगा, ठीक है। मुंबई में तो मिल ही जाएगा। ये सवाल ऐसा है कि जिसको आप छोड़ दें तो ही बेहतर है। जिसने किया हुआ है भाई वो तो बना ही लेगा, उसके लिए तो है ही, ठीक। दूसरा, कई बार मैंने देखा है कि इस प्रकार के जो फिगर वाले क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि ये सवाल में आपको फ्रंट व्यू बनाना है, टॉप व्यू बनाना है और 6 डायमेंशन डालना है। और डायमेंशनिंग में भी बच्चे कई मिस्टेक करते हैं, उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सामने से देखते हुए आपको फ्रंट व्यू बनाना है। मैं बिल्कुल आप सभी को बोलूंगा, सभी को, हर एक बच्चे को, जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बहुत ही बेसिक चीज़ है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, इसके सवाल ज़रूर अटेम्प्ट करें। क्या पूछा है, 2 चीज़ पूछा है। एक फ्रंट व्यू पूछा है, अगर बना लिए तो 4 नंबर, आधा भी बना तो 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और आधा बनाना बहुत आसान है। टॉप व्यू कितना, 4 नंबर, ठीक, टॉप व्यू भी बड़ा बड़ा आसान है। इस प्रकार के फिगर का जजमेंट आप बिल्कुल कर सकते हो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसको यहाँ से देख रहे हो, तो इसका फ्रंट व्यू में क्या दिखाई देगा, ये तो दिखाई देगा, ये, फिर ये घुमाए हम इधर आ गए और फिर नीचे आके ऐसे बंद कर दिए, फिर ये लाइंस दिखाई देंगी, ये लाइन दिखाई देगा, ये लाइन दिखाई देगा। फ्रंट व्यू में हमको एक सेट मिल रहा है कॉन्सेंट्रिक सर्कल का, ठीक है। एक यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक, यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक, और दोनों के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया है 100। सीसी लिखा हुआ है, मतलब सेंटर टू सेंटर है, ठीक है, क्योंकि देखो सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस। जो ऑर्थोग्राफिक के सवाल होते हैं ना, जो तुम लोग छोड़ देते हो, उसको छोड़ो मत, उसमें वाकई में आप नंबर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है बनाना, डायमेंशन देखना है और ड्रॉ करते जाना है, ठीक। अगर इस प्रकार के सवाल 2 से 3 सवाल आपने प्रैक्टिस कर लिए, चलो 2 सवाल तो प्रैक्टिस कर सकते हो, और ये सर्कुलर प्रोफाइल वाले जरूर करना। इसी प्रकार के सवाल आते हैं एग्जामिनेशन में, वो सिंपल लाइन खींचने वाले नहीं आते, ठीक है। तो बड़ा फायदा होगा। तो अगर आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं है, आप इसको जरूर बनाएं। 9 नंबर से कम आप 4 से 5 नंबर यहीं पर ला सकते हो, ठीक है। और जिसको आता है तो भाई उसके तो कोई टेंशन ही नहीं है, उस पर भी आएंगे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो। ये जो सवाल है ना बच्चों, ये प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स का प्रश्न है। हेक्सागोनल पिरामिड है, बेस दिया हुआ है, एक्सिस दिया हुआ है। एज ऑफ द बेस एचपी में 2 ही केसेस होते हैं, या तो कॉर्नर या फिर एज। यहाँ पे एज ऑफ द बेस एचपी में इस प्रकार के बहुत सारे सवाल मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बना के रखे हैं। एपेक्स कुछ हाइट पर है। ड्रॉ दी प्रोजेक्शन व्हेन दी एज मेक्स अ सर्टेन एंगल, भाई 45 का एंगल बना रहा है वो बीपी से। अगर प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड आता है, जिसको आता है वो तो इसको बनाएगा ही बनाएगा। ऐसे बच्चे जो कि पूरा प्रिपरेशन करके जाते हैं, उनके लिए मैं बोल दूं आप इसको जरूर बनाना। इसको मैं ग्रीन से टिक कर रहा हूं। और जो नहीं करके जाते, भाई मत अटेम्प्ट करो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का सवाल। हो सकता है पहला स्टेप आप सही बना लो, तो बस वहीं तक उम्मीद है, उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। और कितने नंबर का सवाल है, 15 नंबर का सवाल है। तो जो अच्छे से प्रिपरेशन करके गया है, सारे चैप्टर्स उसको अच्छे से आते हैं, वो ये बहुत ही जनरल केस है, इसको ज़रूर बना लेगा, ठीक है। जो लाल से लगा रहा हूँ
वो एक रात वाले या 2 रात पहले जो पढ़ाई स्टार्ट किए हैं उनके लिए। जो ग्रीन से लगा रहा हूँ वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने महीना भर पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है और हर चैप्टर पर उन्होंने एक 5 से 6 सवाल ड्राइंग अपने ड्राइंग शीट में बनाई है। ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ, तो वो ग्रीन से आपको दिखेगा। ठीक, देखो 15 नंबर भी तो मिलेंगे, ठीक है, फायदा भी देखो। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों देखिए, आपको एक सॉर्ट ऑफ 3D इमेज, वैसे तो ये आइसोमेट्रिक व्यू है, ऐसा समझो, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हम कहते हैं। हमें इसका सेक्शन व्यू बनाना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सेक्शन का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है तो उसके लिए भी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है। इनफैक्ट आप मुंबई यूनिवर्सिटी के भी जो प्रीवियस 2 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को मैंने सॉल्व करके रखा, उसको भी अगर आप देख लोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा। बिल्कुल 3D में सॉलिड बना करके मैंने काट करके दिखाया कि भाई सेक्शन व्यू कैसे बनता है, उसको ज़रूर देखो। मैं क्या करूँगा, एक काम करते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं मैं उनको लगा भी दूंगा, आप चाहो तो वहाँ से देख लेना। वैसे ये सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक का टॉपिक है, ये होता बहुत आसान है लेकिन दिखता बहुत मुश्किल है। जैसे इस मशीन के ऑब्जेक्ट को देख के ही लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी, अरे सर ये इसको कैसे बनाए। बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल बना सकते हो। यहाँ से कट लगाना है, मान लो ऊपर से स्लाइस करना है एक नाइफ के माध्यम से, ये बिल्कुल यहाँ पे कट होगा, बिल्कुल यहाँ पे कट होगा। कट होने के बाद सामने का ऑब्जेक्ट का पोर्शन निकल जाएगा और जो बचेगा वही तो बनाना है। अगेन कितने नंबर का, 5 4 9 9 4 13 13 2 15। जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन की है वो इसको ज़रूर बनाए। समझ में आई बात? आगे भी चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए, अच्छा अब देखिए, और थोड़ा सा मैं स्ट्रैटेजी को हम कैसे चेंज कर सकते हैं इस बारे में भी बात करेंगे। फिर से ये जो सवाल है वाकई में आपको देखने में लग रहा होगा टफ, लेकिन आप सब कोई इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। बस आपको ये अनुमान लेके चलना है कि यहाँ से अगर इसको कट करेंगे यार, ये जो डैश डॉट लाइन दिख रही है, ठीक है, लाइन फिर एक छोटा सा लाइन फिर लाइन, तो ये इसको ज़रूर बनाना चाहिए। मेरे ख्याल में ये सबको अटेम्प्ट करना चाहिए, 15 नंबर का रिस्क लेना चाहिए। तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक, ठीक है, ओके। अब आते हैं आगे। अब चौथा सवाल देखिए, ये भी 15 नंबर का है। ये है मेरे ख्याल में, राइट सर्कुलर कोन ऑफ डायमीटर 60 mm एंड एक्सिस 75 mm इज लाइंग ऑन HP। अच्छा, किसी बच्चे ने कमेंट भी किया है, सर ये चौथा सवाल लोगों से बना नहीं। इसका सोल्यूशन मैं लेकर के आऊँगा, कुछ समय के बाद लेके आऊँगा। अब तो तुम्हारा पेपर हो गया, जब आने वाला जो बैच है नया, उसके लिए ज़रूर बनाऊँगा। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन से कट किया गया, ट्रू शेप कैसा बन रहा है, पैराबोला बन रहा है और उसका डायमेंशन दिया हुआ है, उसका एक्सिस 50 का है। ये रिवर्स सेक्शनिंग का क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको ये पता है कि सेक्शन बनेगा तो कैसे, ठीक है, या फिर सेक्शन बनने पर कैसे दिखाई देगा, पैराबोलिक दिखाई देगा। तो आपको फिर कुछ यहाँ पे जुगाड़ करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो सेक्शनल टॉप व्यू बनाना है, जाहिर सी बात है, और ये भी 2 स्टेप करने के बाद आपको ये सब करना है। तो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल अवॉइड करें आप। इसको मैं पर्पल से कर रहा हूँ, इसको कोई ना बनाए क्योंकि रिस्क है। अगर आपने पहले अटेम्प्ट किया हुआ है इस प्रकार का सवाल, या एग्जैक्टली यही सवाल आपने पहले, किस्मत अगर आपकी अच्छी है आपने पहले से अटेम्प्ट कर लिया है, तभी इस सवाल को बनाएं, अन्यथा इसे बिल्कुल अटेम्प्ट ना करें। स्ट्रिक्ट नो। अभी तक देखिए पहले, दूसरा और तीसरा सवाल सारे तो हम बना ही रहे हैं ना इनडायरेक्टली। इनफैक्ट जिसका प्रिपरेशन बहुत कम है वो भी बना सकता है क्वेश्चन 1 का बी, और वो क्वेश्चन 2 भी बना सकता है। और मैं बता रहा हूँ आपको, 4 से 5 नंबर आप यहाँ पे ले आओगे, 4 से 5 नंबर यहाँ पे ले आओगे। जो अच्छा पढ़ रहा है भाई वो तो 15 लेके आएगा ही, 10 से 15 तो लेके ही आएगा, तो वो तो बहुत अच्छी स्थिति में है ही। ठीक है सर। भाई लाइफ में ना क्या डिसीजंस लेने हैं ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन कौन से डिसीजंस नहीं लेने हैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन 5 के हैं 2 पार्ट्स, पार्ट ए और पार्ट बी। देखिए, पेंटागोनल प्रिज्म ऑफ साइड ऑफ बेस एक्सिस लेंथ इतना हैज इट्स बेस एज ऑन HP एंड द बेस इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्रीज टू द HP। बहुत ही सरल प्रश्न है मेरे हिसाब से। आप सभी जो एक रात पहले या 2 रात पहले भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर कुछ एग्जांपल्स अगर आप देख के भी जाओगे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स के, बड़े बेसिक केसेस, ठीक है, सिर्फ उसमें एक्सिस इंक्लाइंड है या बेस इंक्लाइंड है, तो भी आप ऐसा सवाल बना सकते हो। तो इसको बिल्कुल अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो इसको मैं ग्रीन से भी कर रहा हूँ और इसको मैं रेड से भी कर रहा हूँ, इसको आप बिल्कुल अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम जो पहला स्टेप है उसमें क्या बनेगा मैं बता रहा हूँ। बेस एज HP में पहला स्टेप तो ये बनेगा, ये बनेगा और ये बनेगा, देख लो, और ये होगी आपकी XY लाइन, ठीक।
इसको हम कहते हैं प्रोजेक्टर्स। ये पहला स्टेप। अगर इतना भी आपने बना लिया तो सवाल कितने नंबर का है? 15 नंबर का है। ठीक है, 15 को 3 से डिवाइड कर दो। 3 स्टेप तो है नहीं, ये तो 2 स्टेप का प्रॉब्लम है। इसी में टीचर खुश होकर आपको कम से कम 6 नंबर दे देंगे। और अगर आपने डायमेंशनिंग कर दी यहाँ पे, ये डायमेंशनिंग आपने अच्छे से कर दी, एरो वैसे ऐसे नहीं रहते ना, डायमेंशनिंग में जो एरो बनता है ना वो ऐसा भरा हुआ एरो बनता है ऐसा है। और ये जो एरो है ना भाई, ये तुम लोग को बताना पड़ेगा, मैं एक बार फिर से करके दिखाता हूँ। ये तो थोड़ा सा ये यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन आई, ये थोड़ा सा दूर में यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन आई, पहले ऐसा करके लाइन खींच लो और ये ऐसा 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 इससे बंद वाले एरोज बनाया करो यहाँ पे। और लिखने का स्टाइल जो रहता है ना, मान लो ये जो हाइट है 40 का है तो ऐसा रहता है 40। ठीक है, अच्छे से लिखना है, अच्छे से। ये बिल्कुल भी, मैंने तो फ्री हैंड किया है, आप स्केल के माध्यम से करोगे। ये बिल्कुल यहाँ से यहाँ मैच होना चाहिए। अभी रिसेंटली एक बच्चे ने मेरे को अपना आंसर शीट भेजा कि सर मुझे तो मैं पास तो नहीं हो पाया, तो मैं अलग अलग टीचर से चेक करा रहा हूँ। तो मैं देखा कि वहाँ पे वो एक्सटेंशन लाइन बिल्कुल यहाँ से नहीं खींचा, वो यहाँ से खींच रहा है और इसको भी फ्री हैंड कर रहा है। भाई ये सारी जो हरकतें हैं ना, आप बिल्कुल मत करो, बड़े दिक्कत में आओगे आप। जो भी आपका पेपर चेक कर रहा है, अगर आप देखेगा कि यार इसको तो यार तमीज़ ही नहीं है ड्राइंग करने की, तो वो चाह के भी आपको ज़्यादा नंबर नहीं दे पाएगा। इनफैक्ट कुछ अगर अच्छा पेपर ऑनेस्टली अटेम्प्ट करोगे ना, तो आपकी कुछ मिस्टेक्स को नज़रअंदाज भी कर देते हैं टीचर्स। यहाँ पे अगर आप ऐसा करोगे ना तो भाई फिर तो फेल होगे, सीधी सी बात। ठीक है जी, अच्छा इसको ज़रा सा हटा लेते हैं हम। समझ में आया? तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स के अगर बेसिक क्वेश्चन आ गए तो आपका फ़ायदा हो जाएगा। कई लोग नहीं बना पाएंगे इसको। और मेरा थोड़ा सा एक ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है, ये सवाल जो है इसको 15 मार्क्स का देना चाहिए। इसमें सर्कुलर प्रोफाइल्स भी हैं। दूसरी बात, यहाँ पर देखिए ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग हिसाब किताब है। देखिए ये जो सेमी सर्कल आपको दिखेगा, वैसे तो पूरा सर्कल इतना हिस्सा, फिर एक इतना हिस्सा, ये प्रोजेक्टेड पार्ट, इतना आसान नहीं है ये। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो एक स्लोप के अलॉन्ग है, वो दिख रहा है सर्कल। कई लोग यहाँ पे ये मिस्टेक करेंगे। ये 9 नंबर का नहीं, ये 15 नंबर का सवाल होना चाहिए एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में। तो मुझे नहीं पता इसको 9 नंबर का क्यों दिया गया। ठीक है जी, एक मिनट ना, अब आते हैं इस तरफ। ऐसे सवाल को रिजेक्ट कर दो, रिजेक्ट कर दो। मैं बिल्कुल बिल्कुल साफ साफ बात कर रहा हूँ, इसको रिजेक्ट कर दो। आपको नहीं बनाना है 8वें सवाल को। हाँ, एक मिनट। हाँ अच्छा, तो रिजेक्ट कर दिए। अच्छा, अब आते हैं 6वें सवाल पे। क्या करें सर यहाँ पे? देखो, जिसकी प्रिपरेशन है वो तो इसको बना भी लेगा। मैं कहता हूँ ना, जो लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, 1 महीना पहले से पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो तो शायद इस सवाल को अटेम्प्ट कर ले अच्छे से। लेकिन जो 2 रात पहले वाले केस हैं वो नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। अगेन क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट्स हैं। पहला जो पार्ट है वो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन से, दूसरा पार्ट जो है आइसोमेट्रिक से। मेरी इसमें भी सहमति नहीं है, ये 6 नंबर का सवाल नहीं है। 6 नंबर का इसको करना चाहिए, इसको आइसोमेट्रिक वाले को 9 नंबर करना चाहिए। कई लोगों को मैंने देखा आइसोमेट्रिक बिल्कुल छोड़ देते हैं, उम्मीद ही नहीं रहती उनकी, यार आइसोमेट्रिक तो हमसे बनेगा ही नहीं, पहले से सोच लेते हैं। ऐसा नहीं है। मैंने देखा है कि मुंबई यूनिवर्सिटी में कम से कम 2 आइसोमेट्रिक के वो सवाल पूछते हैं। अगर आपकी बेसिक प्रिपरेशन भी रही ना, मैं ये मान के चल रहा हूँ, अगर आपने 4 सवाल भी आइसोमेट्रिक के बना लिए, उन 2 में से 1 सवाल तो आप अच्छे से बना ही लोगे। ठीक है, ये थोड़ा सा इसका हैवीनेस, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा कम है, तो ये सवाल आप बना सकते हो। काफ़ी कुछ इसमें प्रोफाइल आप बना लोगे। ठीक है, और 6 में से कम 3 नंबर तो आपको मिल जाएंगे। एक तो ये चीज़। लाइन का सवाल अगर मैं पढ़ूँ तो यहाँ पे लाइन पी क्यू है, 10 mm अबव, 25 इन फ्रंट, एक एंड पॉइंट का जानकारी। फ्रंट व्यू की लंबाई है 50, फ्रंट व्यू लेंथ डायरेक्टली आपको पता है 50, मतलब ए डैश बी डैश आपको पता है। अच्छा, साथ में 50 का एंगल बना रहा है, मतलब अल्फा भी आपको पता है। देखो फ्रंट व्यू लेंथ अल्फा दोनों दिया हुआ है। ड्रॉ प्रोजेक्शंस ऑफ द लाइन एंड फाइंड द इंक्लिनेशन विद एचपी एंड वीपी, कंसीडर द लाइन बीइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। जिसको आता है, फिर से मैं बता रहा हूँ, जिसको आता है उसको इन दोनों सवाल को अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। जिसको आता है उसको इन दोनों सवाल को अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे हरे वाले देखोगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो क्वेश्चन 1 आप बना लोगे, नहीं 2 बना लोगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 बना लोगे, फिर आप इसको भी बना लोगे। ये आपका तीसरा अटेम्प्ट हो गया और ये आपका चौथा अटेम्प्ट हो गया। जिन्होंने सब कुछ पढ़ा हुआ है तो उनको इन 4 प्रश्नों का चुनाव करना चाहिए।
और जिन्होंने कम पढ़ा हुआ है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस सवाल को ज़रूर अटेम्प्ट करोगे और इसको भी अटेम्प्ट करो, कुछ ना कुछ तो आप इसमें बना लोगे। अरे भाई एग्जाम से पहले क्या बिल्कुल भी आइसोमेट्रिक का चैप्टर नहीं खोल के देखोगे क्या? एक भी सवाल नहीं बना करके देखोगे क्या? एक भी सवाल अगर आपने आइसोमेट्रिक का बना लिया कि भाई इसमें लेंथ का असेसमेंट, विड्थ, हाइट कैसे असेसमेंट हम करते हैं, किस प्रकार से हम सर्कल का आइसोमेट्रिक बनाते हैं, यहाँ पे सेमी सर्कल और बीच में सर्कल का, तो आप काफ़ी कुछ तो यहाँ पर भी पहुँच जाओगे। अरे भाई एक एक नंबर बड़े इंपॉर्टेंट है, 6 में से 2 नंबर भी अगर आपने यहाँ पे ले आए और ये 9 नंबर के लायक बिल्कुल सवाल नहीं है, ऐसा घटिया सवाल मैं एंड सेमेस्टर के एग्जाम में तो बिल्कुल ना दूँ। बहुत ही आसान सवाल है। मेरा हमेशा चॉइस रहता है एप्लीकेशन ऑफ लाइंस का सवाल देने का। जैसे 2 ऑरेंजेस हैं, एक ऑरेंज मान लीजिए बाउंड्री की इस तरफ है, दूसरा बाउंड्री के उस तरफ है, या फिर सॉलिड डायगोनल निकालने वाला क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ लाइन के कौन जो सवाल होते हैं वो ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं, वो देने चाहिए, जिसमें हम लोग रोटेशन मेथड करके लगा करके ट्रू लेंथ निकालते हैं। ये तो बड़ा आसान सवाल इन्होंने दे दिया, और इसको वाकई में एक सेट टेम्पलेट है प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस के सवाल बनाने का। इनफैक्ट वो कोई भी क्वाड्रेंट में हो, वो सेट टेम्पलेट के माध्यम से आप बना सकते हो, उसको ज़रूर देखना, उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, ज़रा देखो चीज़ों। ठीक, तो जो कठिन स्थिति में है 60 में से कितना 35% होता है पासिंग मार्क्स, तो अगर मैं 60 को 35% से गुणा करूं तो कितना हो गया 21 नंबर। 4 से 5 नंबर। भाई जो अच्छा कर रहा है ना, ग्रीन वालों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो 1-2 रात पहले वाले हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। 4 से 5 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, कितने 4। चलो इसको भी जब आप बनाओगे तो आपको 4 नंबर और मिल जाएंगे, मैं मान के चलता हूँ 4 क्या, आपको इनफैक्ट आप मान के चलो इसमें आप 15 नंबर में आप यकीन मानिए आपको 6 नंबर ज़रूर मिल सकते हैं। ठीक, प्लस लाल रंग का है, जो 2 रात वाले पहले वाले हैं उनके लिए लाल रंग का ही इस्तेमाल करूंगा मैं। इसमें भी आप कम से कम पहला स्टेप बना करके 3 नंबर ला सकते हो। ठीक है, ला सकते हो डायमेंशनिंग वाइमेंशनिंग के साथ। कई बार टीचर जो है दे देते हैं, वैसे भी 2 स्टेप का प्रॉब्लम है तो 3 नंबर वो देने में कोई दिक्कत नहीं। अगर डायमेंशनिंग नहीं करोगे तो फिर दिक्कत, 1 नंबर कटेंगे। 6 4 10 और 3 कितना हो गया 13 हो गया। उसके बाद ये दोनों सवाल में आप ये जो 9 नंबर का सवाल है इसमें आप कम से कम 5 नंबर ला सकते हो, इसमें कम से कम 3 नंबर ला ही सकते हो, 6 में से 3, इसमें +5 +3। आप कोशिश करो कि थोड़ी सी पढ़ाई को ना इंटेंस करो। एग्जाम के 2 रात पहले जब आप पढ़ते हो ना तो आपके पास समय की तो कमी है ही, थोड़ा इंटेंसली पढ़ाई करो, और कुछ सवाल तो आपको बना के देखने पड़ेंगे। आइसोमेट्रिक का सवाल अगर अटेम्प्ट करना है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ये पेपर थोड़ा सा मीडियम से डिफिकल्ट, मीडियम टू हाई डिफिकल्टी लेवल का है। ठीक, कैसा मीडियम से हाई डिफिकल्टी लेवल का है। हाई डिफिकल्टी बिल्कुल है, आसान नहीं है आइसोमेट्रिक के लिए सवाल बनाना, लेकिन कुछ तो बना सकते हो ना, आधा तो सही बना सकते हो। अगर आधा सही बनाओगे तो आधे नंबर मिल सकते हैं आपको। लाइनें वाइनें सही तरीके से खींचनी है भाई, मतलब बदतमीजी नहीं करनी है क्वेश्चन पेपर के साथ, अपने सॉल्यूशंस के साथ। और एक और चीज़, एक बहुत ही घटिया चीज़ जो बच्चे करते हैं, मैंने देखा है कि सर पास होने के लिए सारे क्वेश्चंस का थोड़ा थोड़ा हिस्सा बनाएंगे। ऐसा नहीं चलता। आपको कहा गया है कि कितने सवाल बनाने हैं, 4 सवाल बनाने हैं तो 4 ही बनाने हैं। 4 से अधिक अटेम्प्ट आपके नहीं दिखने चाहिए, बहुत ही खराब इंपैक्ट पड़ता है। फिर जो टीचर आपको 1 आध नंबर एक्स्ट्रा देना चाहता भी है ना, वो नहीं देगा और आप निपट जाओगे। 6 4 10, 10 3 13, 13 में 5 जोड़े कितना हो गया 13 5 हो गया 18, 18 में 3 जोड़े 21। तो जैसा मैं कह रहा था, आपको 60 नंबर में अगर 35% मार्क्स लाने हैं तो कितना होता है 21, तो आप 21 कैसे भी करके अचीव कर लोगे। और जब आप टीचर देखते हैं ना कि सर इसके 19 नंबर आ रहे हैं या 20 नंबर आ रहे हैं, तो कई टीचर्स ऐसे कई टीचर्स हैं वो आपके कहीं ना कहीं मार्क्स इंक्रीज कर देते हैं। कोई बोलेगा नहीं, एक आपको अंदर की बात बता देता हूँ। यूनिवर्सिटी में जब आप पेपर चेक करते हैं, हम लोगों ने भी किया हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं एक साइन रहता है हम लोग के लिए, भाई सर अगर आसपास में आए ना तो निकाल देना सर, 1 आध नंबर या 2 नंबर के लिए अटक रहा हो तो निकाल देना, तो हम भी निकाल देते हैं। ठीक है, हालांकि सही बात नहीं है, एथिकल भी नहीं है, फेल हो रहा है तो हो रहा है, ये स्थिति है। ठीक है, तो ये तो हो गया मुंबई यूनिवर्सिटी का पेपर, बड़े अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया। ठीक, 2 रात पहले वाले जो है देख लो भाई। अभी पुणे यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का आखिरी पेपर है उनका 3 जून को। कैसे सवालों को सिलेक्ट करना है अच्छे से देख लो आप। ठीक है, यहाँ तक। अब मैं आता हूँ RGPV में।
अब थोड़ी थोड़ी मेरी शिकायतें भी हैं आरजीपीवी के साथ, चर्चा करते हैं उस पर भी। आप देखो यार, किस तरफ रहूं मैं, एक मिनट, इधर ही रहते हैं। चलो सबसे पहले देखिए, ये आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का पेपर है, कितने घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए। कितना मैक्सिमम मार्क्स, 70। इसका अगर मैं 35% निकालूं, 70 का 35%, 70 मल्टीप्लाइड बाय 0.35, ये आ गया कितना, 24.5, लगभग 25 नंबर। अगर आप 25 अंक ले आते हैं तो आप पास हो जाएंगे। ये मुझे ऐसा लगता है इस सब क्वेश्चन पेपर को देख करके, ये सेकंड पेज भी आप देखो कि ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर है ही नहीं। आपने मुंबई यूनिवर्सिटी का पेपर देखा, वहां पे पूरा ड्राइंग के ही सवाल थे, उनको मतलब ही नहीं है थ्योरी क्वेश्चन से। ये पेपर ऐसा लग रहा है जानबूझ करके डेलिबरेटली ऐसा पेपर बनाया गया है कि अधिक से अधिक बच्चे इसको पास कर लें बिना ड्राइंग पढ़े। सिर्फ थ्योरी पढ़कर भी आप इसमें काफी नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसका जस्टिफिकेशन देखो। आपको कितने सवाल बनाने हैं सर, 5 सवाल बनाने हैं, ठीक है। और अगर कोई डाउट रहता है ना, तो इंग्लिश में जो डिस्क्रिप्शन लिखा है उसे ही सही माना जाएगा। तो यार जो अनुवाद करते हो आप लोग थोड़ा सा सही तरीके से कर लो यार, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। ठीक है जी। तो पहला सवाल जो है, फिल इन द ब्लैंक्स, कितने नंबर मिल रहे हैं, 7 नंबर मिल रहे हैं। अब जरा मेरी बात सुनो, यहाँ पे ड्राइंग का पेपर कहाँ होता है सर, ड्राइंग हॉल में होता है। ड्राइंग का ही पेपर एकमात्र ऐसा पेपर होता है जिसमें आप थोड़ा इधर उधर आगे पीछे देख सकते हो, थोड़ी बहुत आप एक दूसरे से इंटरेक्शन कर सकते हो। ये होता है, तुम मानो ना मानो, तुम मुझे अनएथिकल बोलो, लेकिन ये होता है। मैं यहाँ पे फर्रे ले जाने की बात नहीं कर रहा हूँ कि चिट्स बना के ले गए और वो सब कभी मत करना, ठीक है, कभी नहीं करना है। लेकिन सवाल बनाते बनाते जब 3 घंटे का पेपर है आपका, तो भाई इसका आंसर क्या है वो थोड़ा बहुत हो जाता है, ठीक है। बंदा जो है सामने से पूछ लेता है, कभी उसको दिख गया मुझे शीट में आंसर, हाँ भाई ये आंसर लिखा हुआ है, तो बाकी ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। हमेशा बताने वाला रहना, ना कि पूछने वाला, ठीक। तो कई बच्चे मैंने देखा है कि इस प्रकार के जो सवाल होते हैं ना, एक एक नंबर के, यहाँ पे 7 क्वेश्चन हैं एक एक नंबर के, वो पूछ पूछ के ही कर लेते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये जानबूझकर इन्होंने ऐसा पेपर सेट किया है कि अधिक से अधिक बच्चे पास हो पाए, ठीक है। अगेन आई रीइटरेट, ऐसी कंडीशन नहीं आनी चाहिए आपकी कि आपको इधर उधर सवाल पूछने पड़ रहे हो। और कभी भी ये जो चिट लेके जाते हैं ना आप लोग, मैंने बड़े बच्चों को पकड़ा है, बहुत सारे बच्चों को पकड़ा है। और ड्राइंग में तो चिट क्या लेके जाएगा कोई बंदा, वहां तो ड्राइंग बनानी पड़ती है। लेकिन इन्होंने पेपर जानबूझकर ऐसा सेट किया है कि भैया कि थ्योरी थ्योरी पूछो, कि बच्चा जो है थ्योरी लिखकर ही पास हो जाए। तो यार ये ड्राइंग का पेपर नहीं है, बड़े शर्म की बात है इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर सेट हो रहे हैं। इनफैक्ट मेरे खुद के होम स्टेट में छत्तीसगढ़ में ऐसे पेपर सेट होते हैं कि आप बिना इंजीनियरिंग बिना ड्राइंग बनाए भी आप पेपर पास कर सकते हो। ये नौबत आ गई है, तो इससे अच्छा तो पेपर रखो ही मत। इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि ड्राइंग का जो पेपर है, ग्राफिक्स का पेपर है, वो अब मैनुअली नहीं होना चाहिए। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ इनफैक्ट ऐसी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, साउथ में भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर कि इसका पेपर आपके पीसी में होगा, कंप्यूटर लैब में होगा, ऑटो कैड के सॉफ्टवेयर के अंदर होगा, वहाँ पे आप इन ड्राइंग्स को क्रिएट करोगे। तो लेवल ऊपर जा रहा है। तो ये जो स्टेट्स हैं, एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी, भाई इनको अपना लेवल ऊपर करने की ज़रूरत है, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे, ठीक है। ये अब ये ड्राइंग शीट वाला हिसाब किताब कम होना चाहिए। आप इसका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन करवा दो उनका लैब में, लेकिन जो मेन एग्जामिनेशन होगा, एंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन होगा, भाई वो कंप्यूटर स्क्रीन के सामने होनी चाहिए। वहाँ पे तो फिर कोई कंप्लेन नहीं कर सकता ना कि सर अब मेरे तो थोड़ा सा ड्राइंग खराब है, मेरा तो हाथ हिल जाता है। वहाँ तो माउस को ऑपरेट करना है आपको, ठीक है। तो बड़े आसान से क्वेश्चन इन्होंने पूछे, 1 2 3 4 5 6 7, बड़े आसान से एक एक नंबर के सवाल, समझ गए। तो ये ज़रूर बनाना है आप सभी को, और जिन्होंने सब कुछ पढ़ा है उनको भी बनाना है, ईगो पे नहीं लेना है, ठीक है। ये भी बड़ा आसान है, स्केल ऑफ कॉर्ड्स का प्रश्न है, बड़ा आसान प्रश्न है ये। एक मिनट, इधर, अब ठीक है। ये स्केल ऑफ कॉर्ड्स का प्रश्न है, तो इसे भी मेरे हिसाब से आप दोनों को बनाना चाहिए। जिनको सब कुछ आता है वो तो पढ़ेंगे ही, जो एक रात पहले वाला है, अगर उसने स्केल ऑफ कॉर्ड पढ़ लिया है, सिलेबस में होगा भाई तभी तो पूछा है, तो आप इसको ज़रूर बनाना, आसान है। एक सवाल भी देख लोगे ना,
खुद से नहीं भी बना के देखोगे, अगर आप एग्जाम्पल को भी देख लोगे कि भाई इसको कैसे कैसे करते हैं हम अटेम्प्ट, तो ये बहुत आसान है। इसको आप 10 से 15 मिनट में सीख सकते हो। स्केल ऑफ क्वाड लिखना यूट्यूब में, मानस पटनायक लिखना, आपको इसका एग्जाम्पल मिल जाएगा। मैंने बताया है 10 मिनट, 10 मिनट है ना, तो देख लेना ना यार, इस पर सवाल पूछता है। तो ये पहला सवाल जो है सभी को बनाने चाहिए, ठीक है। अच्छा, आप देखो 70 नंबर, कितने सवाल बनाने हैं? 5। तो हर सवाल कितने का हुआ? 14 नंबर का। 14 को 5 से गुणा करो, 70। ठीक, ठीक है सर। 7 नंबर यहाँ पे आपको 7 और 7 मिल सकते हैं, बिल्कुल 14 नंबर। सोचो आपका पासिंग कितना है, आपको 70 में सिर्फ 25 लेकर के आना है। एक बार फिर से मैं देख लूँ भाई, मैं तो कुछ गलत नहीं बता रहा हूँ। 35% अगर पासिंग है, मतलब 0.35 मल्टीप्लाइड बाय 70, तो आपको सिर्फ 24 नंबर लाने हैं, मतलब 24.5 बोले तो 25 नंबर, उसमें से 14 नंबर आपको मिल गए। कितना आसान हो जाता है। इसलिए मेरी बड़ी शिकायत है, इस प्रकार के पेपर्स सिर्फ फर्स्ट ईयर में बच्चे कम फेल हो, जिसके कारण इजी पेपर आप ये सब दे रहे हो, तो ऐसी ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इससे कहीं बेहतर पेपर मुंबई और पुणे में आपको दिया जाता है, जिसके मैं PYQs ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है। इसका भी PYQ मैं ये भी मैं बना दूंगा सोल्यूशन, बच्चों ने मुझे भेजा है मेल, तो ये उन्हीं से मैंने लिया है, ठीक। अच्छा, जो बच्चे अच्छे से पढ़े हैं उनको मैं साफ साफ बोलूँगा कि आप क्वेश्चन 2 A और B दोनों अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जिन्होंने ड्राइंग नहीं पढ़ा है, या फिर जो 1-2 रात पहले पढ़ाई करते हैं, तो वो तो ड्राइंग बनाए नहीं, आप अवॉइड करो, ठीक। 2 सवाल हो गए। अच्छा, तीसरा सवाल बड़ा आसान सवाल है, इतना इतना सरल सवाल, मतलब लाइन इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन्स का सवाल है, ठीक है। देखिए लाइन PQ की बात हो रही है, ओरिजिनल लंबाई है 75, रंग बदल लेते हैं, ये है 75। प्लान मतलब समझते हो, सिविल इंजीनियरिंग का टर्म है, टॉप व्यू को प्लान कहते हैं। ऊपर से देखने पर लाइन 54 का दिखाई देता है, ओरिजिनल लंबाई है 75 लाइन के मिड पॉइंट के बाद, अरे इतना आसान सवाल नहीं है, क्षमा क्षमा चाहते हैं भैया, मिड पॉइंट वाला सवाल है ये। मिड पॉइंट ऑफ द लाइन इज 50 mm फ्रॉम VP एंड 15 mm फ्रॉम दी HP। फिर भी इसको बना सकते हैं, बना सकते हैं। तो फिर भी मैं आपको बोलूँगा थोड़ा सा एक लेवल का चैलेंज है इसमें, इसको आप अवॉइड करो तो बेहतर रहेगा। जिसको अच्छे से आता है वो भी, और इसको कुछ नहीं आता भाई, तुमको तो छोड़ ही देना है। तुम्हारा मेन उद्देश्य है कि पेपर को पास करो, तो वो मैं बताऊंगा। इसमें हम सर्कल लगाएंगे। 3 का A पार्ट नहीं अटेम्प्ट करना है। अब B पार्ट अटेम्प्ट करने लायक है कि नहीं, वो देखते हैं। जिसको सारे आते हैं सवाल, उनको तो फिर B अटेम्प्ट करने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा चौथा देखना, ठीक है। हेक्सागोनल लैमिना है, 30 mm का साइड है, कॉर्नर ऑन HP, सरफेस 45 का एंगल बना रहा है। प्लान ऑफ द डायगोनल, भाई ये लोग प्लान शब्द का यूज क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। टॉप व्यू लिखिए आप। इस प्रकार का एक सवाल मेरे चैनल पर ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, आप प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स की प्लेलिस्ट निकालेंगे, एग्जैक्टली यही सवाल आपको मिल जाएगा, ठीक। जाना और देख लेना, ठीक है। ये सवाल बन सकता है, लेकिन आपको तो 5 सवाल बनाने हैं, तो इसका ये एक ऑप्शन तो है, मैं दोनों में टिक लगा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा ऑप्शंस रहे, फिर अपन लोग उसको नैरो डाउन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब जो चौथा सवाल है, चौथा सवाल आप देखिए, आज हाँ, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है। तो प्रोजेक्शन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम ऑब्जेक्ट्स को प्रोजेक्ट करते हैं किसी एक स्क्रीन पे। बेसिक लेवल पे यही होता है, ठीक है। तो स्क्रीन पे जो हमको दिखाई देता है उसका इमेज, उसको भी हम प्रोजेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो आप उसी की बात करिए, प्रक्रिया को भी प्रोजेक्शन कहते हैं, और स्क्रीन पे जो अल्टीमेटली आपको जो मिला उसको भी हम प्रोजेक्शन कहते हैं। अब अगर रेज ऑफ साइट बिल्कुल परपेंडिकुलर है तो उसको हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। तो आपको जब भी थ्योरी के क्वेश्चंस मिले इंजीनियरिंग ड्राइंग में, आप वहाँ पर डायग्राम के माध्यम से बढ़िया तरीके से दिखाएं। अगर डायग्राम्स नहीं बनाओगे तो टीचर उसको पढ़ने वाला भी नहीं है, और अगर थोड़ी सी भी बकवास लिख दी तो नंबर कट जाएंगे। डायग्राम्स बनाए, अगर आप डायग्राम बनाओगे ना तब भी वो पढ़ेंगे नहीं, इतने सारे शीट्स रहते हैं चेक करने के लिए। लेकिन अगर आपने डायग्राम बनाया तो उनको ये ज़रूर हिंट हो जाता है कि भैया बंदे को आता है। डायग्राम बनाने से सिर्फ फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं है, तो ज़रूर बनाए। 7 नंबर फ्री के मिल रहे हैं। फर्स्ट और थर्ड एंगल के बीच में अंतर बताना है, बहुत सारे अंतर है। फर्स्ट में ऑब्जेक्ट जो है HP के ऊपर और VP के सामने रहता है, थर्ड में ऑब्जेक्ट जो है HP के नीचे और VP के पीछे रहता है। इसके अलावा सिम्बॉल्स में अंतर है दोनों के। सब कुछ मेरी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एंड इंट्रोडक्शन की वीडियो है,
वो देख लेना, उसको भी प्लेलिस्ट से देखना। तो थोड़ा सा समय दे दो यार, आरजीपीवी का पेपर तो अभी हुआ नहीं है, तो मेरे वीडियोस आप देखना स्टार्ट करो, आपका बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, मेन चैनल में सब कुछ अंग्रेजी में मिलेगा, लेकिन मैं जानता हूँ यहाँ अंग्रेजी भाषा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपको स्क्रीन में दिखेगा ना विजुअल, जो एनिमेशंस आपको देखने मिलेंगे, उससे आप हर चीज़ों को बारीकी से समझ पाओगे। स्पीड बढ़ा के देखना है, स्पीड बढ़ा के देखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़ा आसान है, 7 नंबर का सवाल सबको बनाना चाहिए मेरे हिसाब से। अगला जो है 4th का बी पार्ट, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है। अच्छा जी, ट्रायंगुलर प्रिज्म, तो टॉप ट्रायंगल नीट बॉटम ट्रायंगल, कितने फेसेस होंगे रेक्टेंगुलर? 3 फेसेस होंगे। बड़ा आसान लग रहा है सवाल देख के, डायमेंशन दे दिया इन्होंने, रेक्टेंगुलर फेसेस पे रखा हुआ है, एक्सिस कैसा है? पैरेलल टू वीपी है। भाई बहुत ही तुच्छ सा सवाल है, एक्सिस पैरेलल टू वीपी। ये लो मैं यहीं पे बना देता हूँ। ट्रायंगुलर प्रिज्म है, बेस 30, एक्सिस 55, लाइज ऑन वन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर फेसेस इन एचपी विद इट्स एक्सिस पैरेलल टू वीपी। तो वैसे ही बन जाएगा, मतलब देखो ये जो आपका प्रिज्म होता है ना, अगर 3D में हम बनाए तो ये ऐसा होता है। ये जो है यहाँ पे देखिए, ये है उसका क्या लिखा है, जरा फिर से पढ़ते हैं। वन ऑफ द रेक्टेंगुलर फेस उसका कहाँ पे है? एचपी में। ठीक है, तो 2 स्टेप का प्रॉब्लम बनेगा। ठीक, पहले स्टेप में आप उसको बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में रखना, सेकंड स्टेप में उसको गिरा देना, खेल खत्म हो जाएगा। ठीक, ये सवाल जो है पूरी प्रिपरेशन किए हो तो भी बनाना है, और जो 2 रात पहले पढ़ाई करने वाले हैं, अरे 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 1 मिनट, उनको तो बनाना ही है। ठीक है, इसमें अगर एक स्टेप भी सही तुमने बना दिया तो भाई बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक, अच्छा, इसका पूरा सोल्यूशन लेकर के आऊँगा मैं डिटेल, कोई दिक्कत नहीं होगी। पीडीएफ भी बना के दूंगा आपको, वो मिल जाएगा एप्लीकेशन के अंदर, चले जाना वहाँ पे पीडीएफ भी मिल जाएगा। 5वें सवाल पे आते हैं, कितने नंबर के लिए? सीधा 14 मार्क्स का सवाल है। यही फ़ायदा होता है जब आप अच्छे से तैयारी करते हैं, सारे सब्जेक्ट्स सारे चैप्टर्स आपने पढ़े हुए हैं, आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, 5-10 सवाल आपने पहले से बनाए लिए हैं, आपकी शीट्स कंप्लीट है, तो ऐसे केसेस में यहाँ पर फ़ायदा हो जाता है। एक स्क्वायर पिरामिड की बात हो रही है, बेस एच दिया है, हाइट दिया हुआ है, कहाँ पे रखा है? अपने बेस के बल पे एचपी पे रखा है, बेस एज इज इक्वली इंक्लाइन टू वीपी। ठीक है, सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी इंक्लाइन टू एचपी ऑन 32। ऑन 32 क्या होता है भाई? इसको लिखना चाहिए सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी एंड इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 32 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऐसा लिखना चाहिए। बाइसेक्ट्स द पिरामिड कटिंग द एक्सिस, ऐसा लिखना चाहिए। ड्रॉ द प्रोजेक्शंस एंड ट्रू शेप, इस प्रकार का सवाल भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। सेक्शन ऑफ सॉलिड्स नाम की प्लेलिस्ट है, उसको देख लेना, काम हो जाएगा। ठीक है, वैसे 14 नंबर का सवाल है, जिसको आता है, जिसने पढ़ा है सेक्शन ऑफ सॉलिड्स, भाई वो तो बनाएगा ही बनाएगा। इसमें भी अगर आप पहला स्टेप बनाते हो, ये बनाना है पहला स्टेप आपको। अब मैंने ऐसा क्यों बनाया उसका कारण है, फिर आप ये प्रोजेक्टर्स बनाओगे, फिर ये ऐसा बनेगा, फिर ऐसा बनेगा, तो ये चीज़ें हैं बच्चों, ये आपने प्रैक्टिस की रहती है ना, तो आप सवाल पढ़ के आपको मतलब बड़ा कॉन्फिडेंस आता है, अरे यार ये तो मैं बना दूंगा। और जिसने पढ़ाई नहीं की है तो भाई वो तो सोचते रहेगा, फिर वो क्वेश्चन छाटते रहता है। ठीक, जिसने पढ़ा है जरूर बनाए, जिसने नहीं पढ़ा है छोड़ दो, सीधा आगे बढ़ो। और भाई अंग्रेजी सीखो, ये हिंदी में पढ़ने की नौबत नहीं आनी चाहिए। आगे एमएनसी में काम करना है तुमको। ठीक है, दुनिया जो है अब एक सिंगल वर्क प्लेस बनते जा रहा है। आज इंडिया में हो, कल बाहर होगे। एक भाषा जो पूरी दुनिया को कनेक्ट करती है एक दूसरे से, वो है अंग्रेजी, उसको सीखो, ध्यान दो। ये जो आदत पड़ गई है ना क्लास में भी लेक्चर हिंदी में सीखने की, उस चक्कर में आपका फाइनल ईयर में बड़ी दिक्कत होती है। अगर कांस्टेंट आपको अंग्रेजी में ही सब कुछ पढ़ाई जाए ना, सारा फीडिंग इंग्लिश में हो, सारे सब्जेक्ट्स की टीचिंग अंग्रेजी में हो, तो आपको वो दिक्कत नहीं आएगी। मानो या ना मानो, ये प्रॉब्लम इनफैक्ट आईआईटीज में भी है, प्लेसमेंट्स में देखी जाती है। होता क्या है कि अब अगर आपका बैकग्राउंड हिंदी मीडियम का है तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको शुरू में यार फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा आपको सपोर्ट मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आदत डालिए। इस दुनिया में आगे बढ़ना है तो अंग्रेजी में बस वार्तालाप करना, कम्युनिकेट करना सीख जाओ। ये कोई शशि थरूर आपको नहीं बनना है, बात समझ में आया? बस थोड़ा सा कम्युनिकेशन सीख जाओ, उतना काफ़ी है। इंटरव्यू में अपने आप को सही तरीके से प्रस्तुत कर पाओ, उतना काफ़ी है। ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, प्रश्न पढ़ के उसका जो सार है वह अगर आप समझ पा रहे हो अंग्रेजी में तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि भाई अंग्रेजी हम क्यों सीखें, अंग्रेज़ों ने तो हमारे भारत में बहुत समय तक रूल किया, ये तो गुलामी की भाषा। कोई गुलामी की भाषा नहीं है।
इस दुनिया में आगे निकलना है तो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ी का उसमें बहुत बड़ा रोल आएगा। आप इंटरव्यूज़ में भी जब आप अच्छे तरीके से अपने आप को अंग्रेज़ी में प्रस्तुत करोगे तो आपको उसका अवश्य फ़ायदा मिलेगा। ठीक, ये सब फालतू माइंडसेट में मत जाना, अंग्रेज़ी में नहीं करना है, ये तो इंग्लिश मीडियम में क्यों पढ़े हो भाई अगर आप हमें कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे हो तो। ये बड़ी प्रॉब्लम है ये सेंट्रल इंडिया में, मैंने देखा है, और नॉर्थ इंडिया में, कि भाई ये अंग्रेज़ी की लेके थोड़ा सा रिलक्टेंस है, वो नहीं होना चाहिए। सीखो उसको, नहीं तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े क्यों भाई, हिंदी मीडियम में ही पढ़ते। वो नौबत नहीं आनी चाहिए। अगर हिंदी मीडियम वाला होता है वो बोलता है कि सर थोड़ी दिक्कत होती है यार, मैं नहीं पढ़ना चाहता सर अंग्रेजी में प्रश्नों को, तो उसके साथ मेरी बिल्कुल सिंपैथी रहेगी। और अगर मेरे इर्द गिर्द ऐसे बच्चे हैं तो मैं उनको सिखाऊंगा, प्रयास करूंगा कि वो उस भाषा को सीख पाएँ, उसको अडॉप्ट कर पाएँ, क्योंकि ये दुनिया की भाषा बनती जा रही है। नंबर 1 लैंग्वेज जो है ना वो दुनिया में अंग्रेजी ही है, इसको सीखिए। ठीक है, जिसको समझना है वो समझ जाएगा है, जिसको अभी भी दिक्कत होगी वो नीचे कमेंट करेगा अंग्रेजी अंग्रेजी कर रहा है, करने दो, कोई दिक्कत नहीं। छठवां सवाल जिसको आता है, बहुत आसान सवाल है, साइक्लॉइड का सवाल है। आपको यहाँ पर रोलिंग सर्कल का डायमीटर दिया है, आपको यहाँ पर स्टैटिक सर्कल, ठीक है, डायरेक्टिंग सर्कल, ये जो एक और सर्कल का, हाँ, उसका रेडियस दिया हुआ है। साइक्लॉइड का सवाल है, बड़े आसानी से आप बना सकते हो मेरे हिसाब से। आपको जो लोग नहीं मतलब 2 रात पहले पढ़ते हैं उनको भी साइक्लॉइड का टॉपिक पढ़ लेना चाहिए। ठीक, वैसे यहाँ पर आपको ईपी साइक्लॉइड के बारे में पूछा है। ठीक, ओके, कहीं लिखा नहीं है, बाहर रोल कर रहा है, लेकिन समझ जाना मतलब वही है। ओके, फिर आते हैं जो लोग नहीं पढ़े हैं, चलो मैं दिखाता हूँ। ये तो आपके लिए जड़ी बूटी है। जो लोग एक रात पहले पढ़ते हैं, जो लोग सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन 8 बनाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। और क्वेश्चन नंबर 7 का बी बनाना भी बहुत ज़रूरी है। तो इनफैक्ट आप यार 70 में लगभग, मैं तो यहाँ पे देखो कितना है पासिंग, कितना है 25। आप बहुत कम ड्राइंग के क्वेश्चंस बना करके और अधिक थ्योरी के क्वेश्चंस बना करके भी आप 25 के आप 40 तक ला सकते हो, यकीन मानो 40 तक ला सकते हो। ऐसा क्वेश्चन पेपर आरजीपीवी ने सेट किया है। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 7 का ये वैसे आसान क्वेश्चन है, मैं जो लोग अच्छे से पढ़े हैं वो तो इसको अटेम्प्ट करेंगे ही। एक ड्राइंग का सवाल है और एक थ्योरी का सवाल है। यार ये क्या सवाल होता है, मतलब शर्म आती है मुझे ये देख के कि आज के ज़माने में 21वीं सदी में कैड क्या होता है ये पूछा जा रहा है। ये कोई सवाल है? क्यों पूछ रहे हैं आप ये सब? ये सब का प्रैक्टिकल ले लो। आप सीधा बच्चों को बोल दो भैया एडिटिंग क्या होती है, मतलब एडिटिंग टूल्स कौन से होते हैं उसका इस्तेमाल करके बताइए। बिफोर पहले ऑब्जेक्ट ऐसा दिखता था, बाद में ऐसा दिखता है, तो कौन सा एडिटिंग टूल का इस्तेमाल हुआ है। इस प्रकार के चित्र वाले सवाल दीजिए। ये क्या है, मतलब हर साल हर सेमेस्टर मैंने देखा है इसी प्रकार के बकवास वाले सवाल आते रहते हैं, लेकिन ये तो मेरी दिक्कत है ना। ठीक है, आपको पास होना है, आपको अगर पास होना है तो आपको ऐसे सवाल बिल्कुल अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि ये बहुत सरल सवाल है। लेकिन देश का भविष्य जो है वह खतरे में है, इस क्वेश्चन पेपर को देख के मुझे बिल्कुल प्रतीत हो रहा है। तो बड़ा ही मैं नाखुश हूँ। मतलब हर साल मैंने देखा है कैड वाले जो चैप्टर से ना ज़्यादा सवाल वैसे बनते नहीं, और वही सवाल ये रिपीट करके पूछेंगे। कैड क्या होता है भाई, 2 सॉफ्टवेयर के नाम बताओ, मतलब ये सवाल है, कैड के सॉफ्टवेयर के नाम बताओ, ये कोई प्रश्न है? उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, उसके लिमिटेशंस क्या होते हैं, यार ये सब जानते हैं यार। एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं, आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स में पूरा स्क्रीन मिलता है, आप उसको एडिटिंग कर सकते हो, कस्टमर के हिसाब से चेंजेस ला सकते हो। डिसएडवांटेजेस बहुत सारे हैं, अच्छा कम पीसी होना चाहिए, मशीन का कॉन्फ़िगरेशन अच्छा होना चाहिए, कॉस्टली होता है, ये सारे डिसएडवांटेज। मतलब क्या है ये सब? तो फ्री में बोल दो ना, ये फ्री में नंबर मिल रहे हैं 5 नंबर। आप सोचो यहाँ पे आप ना अर्न नहीं कर रहे हो नंबर। ठीक, बाकी देखो मेरा कहने का मतलब है जो विषय आप इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हो उसका आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। ये तो आदमी रट के पास कर रहा है पेपर, एकदम सीधी सी बात है। ठीक, अगेन ये मेरी प्रॉब्लम है, ये हमारे व्यवस्था की प्रॉब्लम है, इंजीनियरिंग की व्यवस्था की प्रॉब्लम है, विच हैज़ टू बी लुक्ड ऑन बाय AICTE को देखना चाहिए कि भाई ये क्या बकवास क्वेश्चन पेपर छपे जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आज की वीडियो में बस इतना ही बात करेंगे, थोड़ी लेंदी हो गई वीडियो,
45 मिनट अब होने वाला है, लेकिन आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया है कि अब किस प्रकार से हमें क्वेश्चंस का चुनाव करना चाहिए। अधिकतर बहुत देखिए, अगर 60 स्टूडेंट्स का बैच है तो उसमें 20 बच्चे ऐसे होंगे जो पूरी प्रिपरेशन करते हैं, बाकी 40 नहीं करते हैं। ये मुझे पता है, मैंने पढ़ाया है इतने साल। कोई 10 दिन पहले जागता है, कोई 2 दिन पहले जागता है, तो सबके लिए ये चीज़ कवर हो गया। हमेशा इजी क्वेश्चंस चुनना, सब कुछ आता हो तब भी इजी क्वेश्चंस चुनना और उनको बनाना। और ये ज़रूर देखना कि भाई ऐसा कोई क्वेश्चन है क्या जो अधिक अधिक मैक्सिमम मार्क्स का है। अब जैसे ये जो क्वेश्चन था आपका, ये सीधा 14 मार्क्स का था। ऐसे क्वेश्चंस को बनाने से बहुत फ़ायदा होता है। अगर 14 में 10 भी मिला तो सोचो कितना हो गया। आपने यहाँ पे सेक्शनिंग नहीं किया, वैसे सेक्शन ऑफ सॉलिड का सवाल है, आपने सेक्शन नहीं किया, सिर्फ फ्रंट और टॉप व्यू बना के छोड़ दिया ना, तब भी टीचर को आपको 7 नंबर देने ही पड़ेंगे, आधे नंबर तो देने ही पड़ेंगे। और कटिंग प्लेन अगर लगा दिया उसका एज व्यू, तो शायद हो सकता है आपको 9 नंबर भी दे दे, 10 नंबर भी दे दे, 4 नंबर सेक्शनिंग के फिर वो ना दे। तो बड़ा फ़ायदा होता है इस प्रकार के सवाल अटेम्प्ट करने से। हाँ, लेकिन वो अटेम्प्ट करने की स्थिति में आप होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये था हमारा असेसमेंट कि भाई क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। अभी 3 जून को पुणे यूनिवर्सिटी का पेपर होने वाला है, अच्छे से पढ़ाई करें आप लोग, और फोड़ के आए पेपर में। अच्छा पेपर होता है पुणे यूनिवर्सिटी का, मैंने देखा है, क्वेश्चन पेपर्स मैंने बनाए हैं उसके सॉल्यूशंस, तो उनको भी रेफ़र करो आप। कम से कम 2 क्वेश्चन पेपर्स आप सॉल्व करके जाओ, नीचे उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा, बना के जाओ। इनफैक्ट कोई भी स्टूडेंट भारत अगर आज की वीडियो देख रहा होगा, आप लोग दूसरे यूनिवर्सिटी के भी सवाल बनाएं, अटेम्प्ट करें ज़रूर। हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में इस साल वो सवाल आ जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और वीडियो की स्पीड हमेशा बढ़ा करके देखें, आपका समय बचेगा। हर सवाल तो आप ड्रॉ करके देख नहीं सकते, लेकिन कुछ सवाल जो चैलेंजिंग होते हैं ना, जैसे सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक के, आइसोमेट्रिक के, इनको ज़रूर आपको बना करके देखना चाहिए। कई बार कुछ कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं, ये मैंने ऑब्जर्व किया है, जब हम बनाते हैं तब हमको पता चलता है यार ये तो मैंने गड़बड़ बना दिया। और ये गलती जब आप एग्ज़ाम में पहली बार करोगे तो फिर वो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो बेहतर ये है, अगर आप पहले से मेहनत कर लोगे तो अपनी गलतियों को पकड़ना सीख जाओगे। शायद एग्ज़ाम में आप नहीं पकड़ पाओगे, नर्वस हो जाओगे, तो वो स्थिति नहीं आनी चाहिए। ये जो 3 घंटे का आपको समय मिल रहा है, इसका पूरा आपको सदुपयोग करना है। जो बच्चे अच्छे से पढ़ के जाते हैं, हो सकता है इस पेपर को 2.5 घंटे में क्रैक कर लें, हो सकता है उससे भी कम में क्रैक कर ले, ठीक है। जो पास होने वाली केसेस है, तो थोड़ा सा सीरियसली पढ़ना। और इतना मैं मतलब, ये जो मैंने RGPV का सवाल देखा है, क्वेश्चन पेपर देखा है, ये भाई ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर ही नहीं है, ये थ्योरी ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग इनको लिखना चाहिए, क्योंकि इसमें ड्राइंग लगभग 50% है और 50% इन्होंने दे दिया है थ्योरी के सवाल, कि उनके बच्चे इस यूनिवर्सिटी का रिजल्ट शायद अच्छा आए और बच्चे पास हो जाए, ठीक है। ये था चैलेंजिंग पेपर मुंबई यूनिवर्सिटी का, वाकई में चैलेंजिंग है। क्वेश्चंस मैंने बताया मीडियम से हाई डिफिकल्टी लेवल के है, स्तर ऊपर करने की ज़रूरत है, ठीक। चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आगे भी और क्या क्या आपके मतलब क्या सोचते हो और कौन कौन से वीडियोस मैं बनाऊं, नीचे कमेंट करके छोड़ देना, मैं नोट कर लूँगा और आगे उस प्रकार के वीडियोस भी आपके लिए बनाएंगे, ठीक है। ये तो ड्राइंग की बात की, आगे मैकेनिक्स की भी बात करेंगे, कैसे अप्रोच के साथ आपको मैकेनिक्स का पेपर बनाना चाहिए। बड़ी दिक्कत होती है कई बार बच्चों को भी। खैर, तुम्हारे मन में अगर कोई आइडियाज़ हो आगे के फ्यूचर के वीडियोज़ के लिए तो मुझे ज़रूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी वेरी मच, और अच्छे से पेपर दो, बैकलॉग की नौबत ना आए तो ही अच्छा है। ये सारे आपके आगे जाके 4th ईयर में जब आपके प्लेसमेंट्स होने हैं, वहाँ पे फ़र्क पड़ता है भाई। जब सॉर्टिंग होती है ना भैया कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है, शॉर्टलिस्ट बनती है ना बच्चों की, तो वहाँ देखा जाता है जिनके बैकलॉग रहते हैं, कई सारे जो कंपनीज हैं उनको एकदम क्रीम वाले बच्चे चाहिए। ऐसी स्थिति में यार वो तो बोलेंगे सीधा मेरे को थ्रू आउट ऑल क्लियर वाले बच्चे चाहिए जिनका एक भी बैकलॉग नहीं है, तो वहाँ पे वो पीछे हो जाते हैं जिनके बैकलॉग्स। हालांकि आप शायद क्लियर कर लेते हैं सेकंड सेम में फर्स्ट की बैकलॉग, या सेकंड ईयर में आके आप क्लियर कर लेते हैं, लेकिन उनको दिक्कत हो जाती है, तो आप कुछ एक अपॉर्चुनिटी ना मिस कर देते हो। फिर ऐसे कंपनी में आपका प्लेसमेंट होता है जहाँ का आप थोड़ा सा पैकेज कम है, ठीक है, या उतनी नामी कंपनी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म में
आपके करियर में कुछ ना कुछ प्रभाव ज़रूर डालती हैं। 4 साल के लिए इंजीनियरिंग कर रहे हो, भाषण नहीं दे रहा हूँ, है ना, अपना छोटा भाई और बहन समझ के ही आपको मैं ट्रीट कर रहा हूँ। 4 साल की इंजीनियरिंग कर रहे हो तो भाई सीरियसली करो। ये सब नहीं बोलूँगा कि माँ बाप का पैसा है, ये सब नहीं बोलूँगा। 4 साल अपने अच्छे से दे दो। कॉलेज में बहुत कम सीखने को मिलेगा, ये भी मैं बता रहा हूँ। कॉलेज में आपको बहुत कम सीखने को मिलेगा। कॉलेज, एकेडमिक्स और इंडस्ट्री में बहुत अंतर है, वो गैप बहुत ज़्यादा है। अगर कोर ब्रांचेस में हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, वहाँ पर भी आपकी ट्रेनिंग होगी, जिस कंपनी में भी प्लेसमेंट लगेगा, कम से कम 2 महीना 3 महीना, कुछ कुछ जगह 6 महीने की भी ट्रेनिंग होती है। सॉफ्टवेयर में भी जाओगे, दुनिया अलग है भाई। जो आप पढ़ोगे सब्जेक्ट्स और वहाँ पे जो आपको करना है, वहाँ पे भी आपको ट्रेनिंग होगी, ठीक है। तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। हमेशा एग्जाम्स के लिए सीरियस रहना, पास तो उसमें आपको होना ही है, लेकिन साथ में कुछ सब्जेक्ट्स पर अपनी इतनी अच्छी पकड़ बनाओ कि आपको इंटरव्यू में जब उससे रिलेटेड सवाल पूछे जाएं तो आप उसके सही तरीके से आंसर्स डिलीवर कर पाओ। और हाँ, अंग्रेजी सीखो, नहीं तो दिक्कत में आओगे। कंप्यूटर साइंस जिन्होंने अभी लिया है, आगे 4 साल में आपका कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ने वाला है, इतना ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो हर कोई तो कंप्यूटर साइंस ले रहा है, बहुत ज़्यादा। और जो लोग कोर ब्रांचेस के हैं, आपके लिए कंपटीशन उतना ही कम हो जा रहा है, बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि कम बच्चे हैं। मतलब गवर्नमेंट जॉब्स की भी अगर आप देखोगे तो बहुत ऑप्शंस रहता है। मेरे ख्याल में सीएस में गवर्नमेंट जॉब्स के ऑप्शंस नहीं है, ना के बराबर है, बहुत ही कम होते हैं। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है। लाइफ जो है ना, वो धीरे से झटका देती है। उस समय पे अगर आप सीरियस हो गए, आप, हमेशा मैंने देखा है आदमी अपने कंफर्ट लेवल से बाहर नहीं आना चाहता। जिस दिन कंफर्ट लेवल से बाहर आके निरंतर कंसिस्टेंटली आप काम करना स्टार्ट कर दोगे, उसी वक्त तो नहीं, लेकिन कुछ समय बाद उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। और फल की इच्छा करो। ये सब नहीं बोलूँगा कि फल की इच्छा ना करो, कर्म करोगे, फल की इच्छा बिल्कुल करो, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखो, मुझे यहाँ तक पहुँचना, ये मेरा टारगेट है, फल मिलेगा। काम करते रहो, उस वक्त नहीं तो कभी ना कभी आगे जाके किसी समय पे जीवन के किसी पड़ाव में आपको उसका फल जरूर मिलेगा। तो भाई हम करते हैं, और ऑल द वेरी बेस्ट सभी बच्चों। थैंक यू वेरी वेरी मच। वन नाइस डे।